नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर। लखनऊ में गुरुवार शाम 4 बजे से लोक भवन में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी को विधिवत नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को जेपी नड्डा के घर में देर रात तक टीम योगी को आकर देने की पूरी पटकना लिखी गई है। योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष के साथ विधायक दल की बैठक की और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर देर रात तक विस्तार में मंथन किया। फिलहाल सबकी निगाहें 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण पर होने वाली हैं। साथ ही बताते चले कि योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा शो होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन यातायात बदला रहेगा और सुबह 7 बजे से लागू होगी डायवर्जन व्यवस्था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता नितिन अरोड़ा जुड़ गए हैं। नितिन, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल कांची जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी के जीतने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं कल शपथ समारोह से पहले आज बैठक की जा रही है, जो कि लखनऊ प्रदेश कार्यालय में की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पर्यवेक्षक तौर पर अमित शाह, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, रघुवर दास उनके साथ आए हुए हैं। इनकी मौजूदगी में बैठक होगी और साथ ही साथ और भी लोग हैं जो कि इसमें जुड़ेंगे। और साथ ही साथ 273 एमएलए जो हैं वो इसके बाद 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को समर्थन का, और उसके बाद आगे की तैयारियां चलेगी। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जो बैठक हो रही है उस बैठक का निष्कर्ष क्या है, कारण क्या है और आगे के लिए जो रास्ते हैं वो उसको गंभीरता से बनाने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विधान परिषद का चुनाव नजदीक आने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, आगे की रणनीति बनाई जाएगी और किनको मैदान पे उतारा गया है उनको बताया जाएगा किस तरह से चुनाव लड़ना है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने जहां पर आजम खां के साथ लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा में अपना बरकरार रखा है, तो कहीं ना कहीं वो उनको विधानसभा में चुनौती देने का काम किया। इसलिए इन सबको देखते हुए, विपक्ष को देखते हुए इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से विधान परिषद में भी विधानसभा के मुकाबले जीत अर्जित करी जाए और 36 की 36 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करे। इन सब पर चर्चा होगी और कल की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कल जो इकाना स्टेडियम में सीएम शपथ लेंगे तो उसके लिए भी कई तैयारियां की जाएंगी और ये बताया जाएगा कि 12 राज्यों से जो मुख्यमंत्री आएंगे उनके लिए किस तरह से क्या इंतजाम किए जाएंगे। तो इन सबका भी कहीं ना कहीं उस बैठक में पूरी तरह से जिक्र किया जा रहा है। आपको बताऊंगा कि जिस तरह से दिल्ली से सीएम योगी आदित्यनाथ अब सीधे लखनऊ की तरफ निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। उसके बाद 4 बजे यह बैठक शुरू होगी, 4 बजे भाजपा कार्यालय में बैठक शुरू होगी और उसमें कई सारे निर्णय ये लिए जाएंगे जो पार्टी हित में हो। जी, माना ये जा रहा है कि फाइनली आज इस बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर अब तक बने हुए सस्पेंस पर से पर्दा भी उठ जाएगा। बिल्कुल कांची जी, आपको बता दूं कि इससे पहले अशोक वाजपेयी जी ने कैमरे के सामने रूबरू होकर उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि इस बार डिप्टी सीएम में कहीं ना कहीं दोनों डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम को चुना जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य का नाम उन्होंने पहले ही जिक्र किया है। उसके बाद अगर बात करी जाए, एफएम न्यूज ने भी अपनी खबरों के माध्यम से कई बार रूबरू किया है कि डिप्टी सीएम में कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का नाम भी चल रहा है, अरुण सिंह का आईपीएस चल रहा है, उनका भी नाम चल रहा है, देवी रानी का भी चल रहा है। तो कई नामों का जो नाम चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रही है, तो उनको दूर करने के लिए आज बैठक में ये भी निर्णय लिया जाएगा कि कौन डिप्टी सीएम बने। और ये तो पूरी तरह से तय हो चुका है कि यूपी की कमान 3 डिप्टी सीएम संभालेंगे। साथ ही साथ जो मंत्री शपथ लेंगे और कैबिनेट विस्तार के लिए जो मंत्री आएंगे उनके नामों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। क्योंकि कैबिनेट विस्तार में जो लोग होंगे वह किस तरह से कैबिनेट चलाएंगे, कि इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आते रहे, घोटालों के मामले सामने आते रहे, तो उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आगे इस तरह की कोई घोटालेबाजी सामने ना आए और कहीं ना कहीं पार्टी को इसका लाभ मिले। और विधान परिषद और लोकसभा चुनाव इसके बाद होने वाला है, 2024 में लोकसभा चुनाव, तो इन सभी को देखते हुए कैबिनेट विस्तार की बात चल रही है। जी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रूट डायवर्जन की भी बात सामने आ रही है, किस तरह के बदलाव किए गए हैं इसमें?
बिल्कुल, बिल्कुल आपको कांची जी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से डीके ठाकुर कमिश्नर साहब ने पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए थे। उसके बाद यातायात क पुलिस कमिश्नर यातायात यातायात के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने भी पहले से दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं कि 25 तारीख को जिस तरह शपथ ग्रहण होगा, तो उसमें कई सारे जो पुल बने हुए हैं उनका डायवर्जन जो है नीचे से कर दिया गया है। पुल का रास्ता जी। एकदम साफ तौर पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पुल के ऊपर से जितना काफिला जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ का जाएगा, और जो बाहर से जो जितने भी मुख्यमंत्री 12 राज्यों से आएंगे उनके लिए रास्ता साफ रहेगा। और साथ ही साथ जो 3 हेलीपैड बनाए गए हैं इकाना गार्डन इकाना स्टेडियम में, तो वह इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आएंगे अपने, जी। और वो वहां से तुरंत चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो अपने 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 काफिले के साथ वहां से आएंगे, तो उनके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से डायवर्जन किया गया है, डायवर्जन से कहीं ना कहीं पब्लिक को कोई किसी तरह का खामिशा कहीं भी परेशानी का दिक्कत या सामना न करना पड़े, इसलिए उस डायवर्जन को हर तरफ से अलग अलग तरफ कर दिया गया है। जैसे आपको मैं कुछ क्षणों में बताना चाहूंगा कि जैसे डालीगंज के ऊपर से जो पुल बना हुआ है उसको नीचे से लोगों के लिए कह दिया गया है, और डालीगंज का जी। पुल पूरी तरह से 25 तारीख को साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही जिस तरह से लोगों की कतार लगी रहती है पुल के ऊपर, तो वो कम देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको जितने भी हाईवे के जितने पुल बने हुए हैं, आगरा एक्सप्रेसवे से लेते हुए जितने पुल जुड़े हुए हैं जो लखनऊ की तरफ, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी चारों तरफ से सुरक्षा को देखा जा रहा है। वहां पर हजारों की तादाद में चौकियां बनाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आगरा एक्सप्रेसवे में भी चौकियों का निर्माण किया जाएगा कि बाहर की गतिविधियों को देखा जा सके कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी गतिविधि कैसे रही। तो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं डायवर्जन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, और देखा जाएगा कि किस तरह से सीएम योगी के आदित्यनाथ के साथ साथ जो लोग विधायक की शपथ ले विधायक दल की शपथ लेंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, और बाहर से जो राज्यों से 12 राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इंतजाम किया जाएगा। तो इसलिए पहले से सारी चीजों की सारी चीजों का सोच लिया गया है, समझ लिया गया है कि क्या इंतजाम करने चाहिए और आगे के लिए क्या रणनीति होगी। तो इन सब पर कहीं ना कहीं डायवर्जन एक बहुत बड़ा रोल अपनाएगा, क्योंकि जितने भी हादसे होते हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं, वह कहीं ना कहीं यातायात को लेकर ही होती हैं। तो यातायात एक सबसे बड़ा रोल होगा। जी जी, कल जो बैठक देर शाम जेपी नड्डा के घर हुई थी उसमें क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आया है, कोई जानकारी मिल सकती है? कांची जी आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कल बैठक हुई थी, बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय रखा गया था आगे की तैयारी जो लोकसभा चुनाव में होने वाली है। उससे पहले जिस तरह से डिप्टी सीएम के नामों की चर्चा चल रही थी, उनमें बहुत बड़ा रोल चल रहा था, क्योंकि सभी किसी न किसी के करीबी माने जा रहे हैं, तो सभी ने अपने अपने नामों की घोषणा करी थी। अब उसमें देखने वाली बात यह होगी कि किन नामों पर मुहर लगाती है पार्टी। लेकिन सबसे बड़ा रोल यहाँ पर संघ का रहेगा, क्योंकि संघ की ज्यादा सुनी जाती है पार्टी में, तो इसलिए संघ का ज्यादा बच्चू दिया जा रहा है, और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि पर्यवेक्षक तौर पर रघुवर दास और अमित शाह कल यानी आज लखनऊ आएंगे और लखनऊ में ही बैठक करेंगे। बैठक में सारे निर्णय लिए जाएंगे कि किस तरह से विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, और जो इकाना पार्क में इकाना स्टेडियम में जो इंतजाम किए जा रहे हैं सीएम शपथ ग्रहण समारोह की, उसकी क्या क्या रणनीति बनेगी, किस तरह से कार्यक्रम को बनाया जाए, क्योंकि 1 लाख से अधिक वहां पर लोग मौजूद होंगे। चारों तरफ डोम कैमरा और जैमर लगवा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सारी सुविधाओं को देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए, जिससे कोई घटना घट सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन अवस्थी, हम लौटेंगे आपके पास।
यूपी बोर्ड की आज से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 24 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक चलेगी और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक चलेंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा सुबह और शाम की शिफ्ट में होंगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी और दोपहर की शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि छात्र upmsp.edu.in की वेबसाइट पर जाकर यूपी बोर्ड परीक्षा का पूरा टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि छात्र upmsp.edu.in का वेबसाइट पर जाकर यूपी बोर्ड परीक्षा का पूरा टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार ने राज्य बोर्ड परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई है, जिसके लिए 8000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों को तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने के लिए कुल 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें हाई स्कूल परीक्षा के लिए कुल 27 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 24 लाख से भी ज्यादा छात्र शामिल हैं। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, आज से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल कांची जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बच्चों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। सुबह से ही देखने को मिल रहा था कि घर से कैसे बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जिस कहर पड़ रहा है, बर्फ रहा, उसको देखते हुए ये देखा जा रहा था कि हर बच्चे के हाथों में पानी की बोतल थी, साथ ही साथ वह सारे खाने पीने का इंतजाम रखे हुए था, जिससे उसको लूप न लगे। मगर आपको इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह 2 पालियों में परीक्षा होनी थी। हाई स्कूल की पहली पाली में परीक्षा होनी थी और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होनी है, जो कि सुबह पहली पाली में 8 से 11:15 पे पहली पाली होगी, दूसरी शाम को होगी। वो जो शाम को 2 से 5:30 तक होगी दूसरी पाली की। इसमें ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इंटर के 27 लाख समथिंग छात्र बैठेंगे इस परीक्षा में, तो वहीं 24 लाख से ज्यादा ऊपर बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देंगे। लेकिन सबसे अजीब बात ये बताई जा रही है कि जिस तरह से परीक्षा का परिणाम होगा, उसको सबसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जगह जगह इस बार विद्यालयों में कैमरे की व्यवस्था कराई गई है, वहीं पूरी तरह से पूरी कमान जो है वो आराधना शुक्ला जी, जो माध्यमिक शिक्षा सचिव हैं, जो उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में पूरी तरह से सर्च इंजन की तरह से वो लगी हुई है और सभी विद्यालयों पर नजर रखे हुए हैं कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको तुरंत ही निरस्त किया जाए और बच्चे को कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। तो इन सब पे नजर गड़ाए हुए हैं और पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम बना रखा है कि किसी तरह की किसी कॉलेज में गड़बड़ी ना हो पाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा विषय बनता है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे लगातार पास हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं देश में, तो ये एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। इसलिए इस पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो भी बच्चे पास हो वो अपनी मेहनत से पास हो, ना कि नकल करके पास हो। जी, बात अगर कोरोना की करें तो कोरोना के मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं? बिल्कुल काशी जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो इस बार परीक्षा हो रही है, तो कोरोना को देखते हुए इस बार बच्चों में काफी उत्साह लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा हुई वो ऑनलाइन परीक्षा होती रही है। बच्चों को घर बैठे ही रिजल्ट मिल गया है, वो पास हो गए हैं। वो फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा परसेंटेज नंबर 60-70%, 80% तक वो परसेंटेज लेके आए, नंबर लेके आए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है कि जिस तरह से घर बैठे रिजल्ट पाना बच्चों के लिए, उनके लिए तो लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन आगे के भविष्य जो उनका एम होगा उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए ही आराधना शुक्ला जी पूरी तरीके से कमान संभाल रखी है और ये देखना चाहती हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों का रिजल्ट आया था, क्या वह इस बार भी देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन अवस्थी और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहराइच के हर परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि हर परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही है। यूपी बोर्ड को नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए प्रशासन लगभग 20 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। वहीं बहराइच के सभी कंट्रोल रूम का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश ने किया और सभी छात्र और छात्राओं को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। मुरादाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 तक चलेगी और 12वीं की परीक्षा सुबह 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। ये परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर सीसीटीवी में परीक्षा चल रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। 10वीं की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। ये परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर सीसीटीवी में परीक्षा चल रही है। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर यूपी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए परीक्षा सेंटरों पर पहुंच रहे हाई स्कूल के परीक्षार्थी। जिले में आज 27,230 हाई स्कूल के छात्र 81 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा में छात्र नकल ना करें, इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी की गेट पर ही चेकिंग की जा रही है। साथ ही सभी सेंटरों को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। मैनपुरी जिले के कुछ अधिकारी गरीबों के हक को भी मारने में जुटे हैं। खबर मैनपुरी के विकासखंड के ग्राम पंचायत अहमदपुर की है, जहां वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बीच 12 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए की दर से धनराशि दे दी गई थी। लेकिन एक शिकायत की जांच पर यह मामला सामने आया है कि योजना की धनराशि जरूरतमंदों को ना देकर अपात्रों को दी जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने कुल 5 कर्मियों से 14.40 लाख रुपए की धनराशि वसूल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी जिले के कुछ अधिकारी गरीबों के हक को भी मारने में जुटे हुए हैं। खबर मैनपुरी के विकासखंड के ग्राम पंचायत अहमदपुर की है, जहां वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बीच 12 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए की दर से धनराशि दे दी गई थी। लेकिन एक शिकायत की जांच पर यह मामला सामने आया है कि योजना की धनराशि जरूरतमंदों को ना देकर अपात्रों को दी जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने कुल 5 कर्मियों से 14.40 लाख रुपए की धनराशि वसूल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और अमेठी के विधायक महाराजी प्रताप जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अमेठी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने बताया कि सत्ता के गलियारे से शासन के इशारों पर एमएलसी प्रत्याशी पर दबाव बनाने के लिए उनके पति के ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, जिसकी वजह से महाराजी प्रताप जी को अमेठी का विधायक बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बदला लेने पर उतारू है, जबकि समाजवादी पार्टी की एमएलसी प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति अपनी सास की तरह चुनाव जीत रही है।
बिजनौर में ईंटों से पीट पीट कर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शराब पीने के दौरान दोनों में कहासुनी हो गई थी और कहासुनी मारपीट में बदल गई। फिलहाल हत्या का आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं थाना पहुंचे मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। गोंडा में ऑपरेशन लेंगड़ा अभियान जारी है। अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनामी बदमाश को पुलिस ने पैर पर गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे देख दूसरे बदमाश ने खुद को सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि इनमें से एक इनामी बदमाश पर डॉक्टर अपहरण कांड का आरोप भी लगा था, जिस पर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम रखा गया था। जानकारी के हिसाब से दोनों बदमाशों का नाम संदीप और अभिषेक बताया जा रहा है। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।